हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल होने वाला है अवर ब्लूमिंग यूथ। तो चलिए हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि जंगल में आ हुआ है। इस क्राउन प्रिंस का नाम ली हेवन होता है। वह यहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। तभी उसे वहाँ पर एक हिरन दिखता है। वह जैसे उसे मारने वाला था वह वहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर ली हेवन को आसमान में कुछ अक्षर दिखाई देते हैं जिनका मतलब था कि अगर तुम्हारे पास हथियार है तो तुम उनका यूज़ नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास पैर हैं तो तुम चल नहीं पाओगे। ये कुछ लाइनें वहाँ पर लिखी गई थी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसके ऊपर कोई तीर छोड़ देता है और यह तीर ली हेवन के दाहिने शोल्डर पर लग जाता है जिससे वह नीचे पड़ जाता है। बाद में हम देखते हैं कि ली हेवन अपने राज्य के अंदर होता है और वह लेटा हुआ था। बाद में वह एकदम से खड़ा हो जाता है, यानी कि वह यहाँ पर स्वप्न देख रहा था। अब यहाँ पर ली हेवन अपने कंधे को देख रहा था। बाद में वह अपने हाथ को ही देखता है। उसे लगता है कि उसका हाथ सून हो गया है। वही हम ली हेवन के कमरे के बाहर देखते हैं जहाँ पर कुछ दास और दासियाँ आई हुई हैं और वे यहाँ पर ली हेवन की सेवा करने के लिए आए थे। पहले वे बोलते हैं लेकिन ली हेवन गौर नहीं करता क्योंकि वो अपने हाथ को देख रहा था। लेकिन बाद में वो कह देता है कि अंदर आ जाओ। अब ये सभी दास और दासियाँ ली हेवन को तैयार कर रहे हैं। अब हम बाहर देखते हैं जहाँ पर कुछ दास और दासियाँ बातें कर रहे हैं। वे यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि महामहिम जो कि ली हेवन है वो अपने दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता। अब ये कहते हैं कि 1 साल पहले ली हेवन जंगल में गए थे और किसी ने उन पर पीछे से एक जहर का तीर छोड़ दिया था। इससे उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से सड़ गया था और जिसने ऐसा किया था वह बाद में मिला भी नहीं। साथ में ये बता रहे हैं कि ली हेवन को किसी भूत ने श्राप दिया है। तभी हम देखते हैं कि ली हेवन तैयार होकर अपने कुछ दास और दासियों के साथ आ रहा होता है और ये सब यहाँ पर जो ली हेवन की बातें कर रहे थे वे एकदम से शांत हो जाते हैं और अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। अब ली हेवन इनके पास से जा रहा था। ली हेवन के जाने के बाद ये फिर से बात करते हैं। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ली हेवन को श्राप क्यों दिया गया। ये कहते हैं कि ली हेवन का एक भाई था जिसका नाम उई हेवन था और वह एक क्राउन प्रिंस था। और एक दिन ली हेवन ने अपने भाई उई हेवन को जहरीले आड़ू खिला दिए जिससे उसकी डेथ हो गई। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ली हेवन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने भाई उई हेवन का सिंहासन पाना चाहता था। साथ में अब ये कहते हैं कि फिर तो ली हेवन को भूत ने उसे श्राप दिया होगा। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ली हेवन एक बुक को पढ़ रहा होता है। वहाँ पर और लोग भी होते हैं। साथ में एक लड़का भी होता है जो कि ली हेवन के दाहिने हाथ को देख रहा था। बाद में यह लड़का बाहर एक आदमी से मिल रहा है। इस आदमी का नाम हान जुंग इयोन होता है। यहाँ पर हान जुंग उस लड़के से पूछ रहा था कि उसने अपना दाहिना हाथ अभी तक नहीं लाया। वह मना कर रहा था। वह कहता कि नहीं, मैंने उसे हिलते हुए नहीं देखा, मैं वहीं पर था। वह लड़का कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि वो अपने हाथ से एक बरस भी नहीं उठा सकता। बाद में हान जुंग कहता है कि हमें इसकी जांच करनी होगी कि वह अपने दाहिने हाथ को हिलाने में सक्षम है या फिर नहीं है। साथ में यहाँ पर हान जुंग क्राउन प्रिंस ली हेवन को अपंग का नाम भी दे रहा है। वह कहता है कि हमारा राजा तो अपंग है। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक बड़े आदमी के पास आए हुए हैं। वो अपनी चेयर पर बैठा है और इस आदमी को एक किंग का नाम दे रहे थे और यह ली हेवन का फादर था। यहाँ पर हान जुंग भी होता है और वह किंग से कह रहा था कि हमें ली हेवन को शिकार के लिए भेजना होगा। वह कहता है कि हम जांचना चाहते हैं कि वह स्वस्थ है या फिर नहीं है। साथ में वो बताता है कि हमारे राज्य के बाहर बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं जहाँ पर लोग ली हेवन के दाहिने हाथ के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। हमें उन सबको बंद करना होगा, इसलिए हमें ली हेवन को शिकार के लिए भेजना होगा। यहाँ पर किंग एक आदमी से पूछ रहा है जिसे यह प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। उस आदमी का नाम किम एन जी होता है। उससे कहता है कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। यहाँ पर एन जी कहता है कि मुझे लगता है कि हान जुंग ठीक कह रहा है, हमें ली हेवन को शिकार के लिए भेजना होगा। साथ में यहाँ पर एन जी कहता है कि 15 दिन के अंदर हम एक ग्रेट हंटिंग सेरेमनी रखेंगे जिसमें ली हेवन शिकार के लिए जाएगा और हम पता करेंगे कि वह शिकार कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। इसी भीड़ के अंदर हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि ये सभी बातें सुन रहा था। इस सिपाही का नाम हान सियोंग ओन होता है और यह ली हेवन के सबसे करीब होता है, यानी कि वह उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। और यहाँ पर हान सियोंग के फादर हान जुंग है। वहीं दूसरी ओर में ली हेवन को ही दिखाया जाता है जो कि कुछ दास और दासियों को अपने महल से बाहर निकाल रहा है क्योंकि ली हेवन ने उनसे नहाने के लिए गर्म पानी मांगा था लेकिन उन्होंने ठंडा दे दिया। इसी वजह से वह उन सबको वहाँ से बाहर निकाल रहा है। वे सब इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम आपके पानी को गर्म कर देंगे, लेकिन ली हेवन इनकी बात नहीं मान रहा है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर किंग अपने बेटे ली हेवन से मिल रहा है। यहाँ पर ली हेवन अपने पिता के आगे बैठा हुआ है और यहाँ पर किंग अपने बेटे से कह रहा था कि सभी लोग चाहते हैं कि तुम शिकार के लिए जाओ। ली हेवन कहता है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ पर किंग कहता है क्या तुम इसे कर पाओगे। ली हेवन कहता है कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं अपने सिंहासन की रक्षा कर सकूँ। अब हमें एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है जिसका नाम गेसोंग होता है और इस गांव में घर के अंदर शादी थी। सभी लोग उसकी तैयारियां कर रहे थे। तभी हम देखते कि वहाँ पर एक सिपाही आता है और एक लड़के से पूछ रहा था कि क्या लेफ्ट स्टेट काउंसलर यहीं पर रहते हैं। वह लड़का कहता है कि हाँ
और यहाँ पर एक महिला होती है जो कि सिपाही की ओर देख रही थी। वह यहाँ पर अजीब ढंग से देख रही थी और वह सिपाही भी उसकी ओर देखता है और उसे रिस्पेक्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ली वान और हानस्यूंग दोनों बातें कर रहे हैं, जहाँ पर हानस्यूंग अपने दोस्त ली वान से कह रहा है कि क्या तुम्हारा दाहिना ठीक है, क्या तुम सच में ग्रेट हंटिंग सेरेमनी में हिस्सा लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर ली वन कुछ नहीं बोलता। लेकिन कुछ देर के बाद ली वन कहता है कि तुम अपनी फियांसे को लेने के लिए गेसोंग जाने वाले थे, क्या हुआ। यहाँ पर हानस्यूंग कहता है कि मैं जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर युवराज का चुनाव होने वाला है, इसलिए मैं डटा हुआ हूँ। अब यहाँ पर ली वन अपने दोस्त हानस्यूंग से कहता है कि क्या तुम्हें वह घटना याद है कि जब हम दोनों छोटे थे और वह लड़की हमें मिली थी। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली वन और हानस्यूंग दोनों छोटे थे और वे गाड़ी को पार करके आ रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में एक छड़ी होती है और यहाँ पर हानस्यूंग के हाथ में कुछ पैसा होता है और वह लड़की उससे कह रही थी कि ये पैसा मुझे दो। और वह लड़की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। हानस्यूंग उसे पैसा नहीं दे रहा था, लेकिन ली वन कहता है कि उसे पैसा दे दो। हानस्यूंग उसे पैसा दे देता है। अब यहाँ पर ली वन उस लड़की से कहता है कि हम मिन हो सियोंग के घर पर जाना चाहते हैं, क्या तुम उसे जानती हो, क्या वह यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर वह लड़की कहती है कि वह आदमी बहुत ही महान है, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन वह यहाँ पर नहीं रहता, वह इस गाँव में नहीं है, वह उस दूसरे गाँव में है और तुम्हें घाटी को फिर से पार करके जाना होगा। और इतना कहने के बाद वह लड़की वहाँ चली जाती है। अभी दोनों यहाँ पर कह रहे थे कि वहाँ से तो हम आए थे, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि वो इस गांव में रहता है, लेकिन यह लड़की कह रही है कि वह उसी गांव में रहता है। अब यहाँ पर रियलिटी में फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर ली वन अब हानस्यूंग से कहता है कि उस लड़की की वजह से हम उस रात एक गाँव से दूसरे गाँव में घूमते रहे। अब यहाँ पर हानस्यूंग कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वह लड़की अब बदल गई है। अब यहाँ पर ली वन हानस्यूंग से कहता है कि तुम शादी के लिए क्या चाहते हो, वैसे मैंने पहले ही मिन हो सियोंग के घर पर भेज दिया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दो सिपाही भाग कर आते हैं और वो चिल्ला रहे थे। अब वे हानस्यूंग के पास आते हैं और यहाँ पर हानस्यूंग कहता है कि क्या हुआ। अभी सिपाही बता रहे हैं कि गेसोंग से अभी एक लेटर मिला है और उसमें लिखा हुआ था कि मिन हो सियोंग का पूरा परिवार मर गया है, उन्हें किसी ने जहर देकर मार दिया है। अब यहाँ पर हानस्यूंग इन सिपाहियों से कह रहा था कि मेरी फियांसे जेई का क्या हुआ, क्या वह जिंदा है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे थे। हानस्यूंग फिर से कहता कि मुझे बताओ कि उसका क्या हुआ। बाद में कहते हैं कि उन सभी को जहर जेई ने दिया था, जेई ने अपने पूरे परिवार को मार दिया है। हानस्यूंग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। वे सिपाही कहते हैं कि जेई का एक बॉयफ्रेंड था और उसने उसके साथ मिलकर ऐसा काम किया है। अब यहाँ पर हानस्यूंग कहता है कि अब जेई कहाँ पर है। ये बता रहे हैं कि हमने जेई को सब जगह ढूंढा, लेकिन वह हमें नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर हमें मेन लीड हीरो जेई को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में भाग रही होती है। बाद में हमें पता चलता है कि वह क्यों भाग रही है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सैनिक हैं जिन्हें पता चल चुका है कि जेई जंगल में भाग कर गई है, इसलिए वो उसका पीछा कर रहे हैं। काफ़ी देर के बाद उन्हें जेई दिख जाती है। वे जेई के पास आते हैं। जेई उनसे लड़ रही है और उनसे कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहती हूँ। लेकिन ये सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब हमें हानस्यूंग को दिखाया जाता है, जो कि गेसोंग में आ जाता है और वह अपने घर पर है, जहाँ पर वह अपनी माँ और अपने पिता से मिल रहा है। उसका पिता हानस्यूंग उसके साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर हानस्यूंग की माँ उससे कह रही थी कि उस लड़की ने जहर देकर अपने पूरे परिवार को मार दिया। हानस्यूंग अपनी माँ से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, वह तुम्हारी आज बहू बनने वाली थी, मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती, जेई ने ऐसा नहीं किया है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम गारम होता है और यह जेई के घर पर काम करती थी। वह वहाँ पर नौकरानी थी, साथ में यह जेई की बेस्ट फ्रेंड भी होती है। अब यहाँ पर गारम देख रही थी कि महल की बाहर कुछ सैनिक खड़े हुए हैं जिनके हाथ में जेई की फोटो है, साथ में वहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती हैं और वह सैनिक कुछ फोटो की मदद से चेहरे का मिलान कर रहे हैं और बाद में उन्हें महल के अंदर भेज रहे हैं। और गारम भी इनके साथ लाइन में लग जाती है और फिर अंदर चली जाती है। जब गारम अंदर जा रही थी तभी वह जंगलों की ओर देख रही है और कह रही है कि मेरी लेडी, मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगी। वह यहाँ पर जेई की बात कर रही थी। अब हमें जेई को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में भाग रही होती है। अब वह वहाँ से आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई थी और नीचे पानी था। अब सैनिक वहाँ पर आकर जेई को ले जाने लगते हैं। जेई उनसे अब लड़ रही होती है। जेई काफ़ी देर तक उनसे लड़ती है। बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सैनिक होता है, जो कि तीर चला देता है और वह जेई के हाथ को चीरता हुआ निकल जाता है। अब जेई इस पानी के अंदर गिर जाती है। अब यहाँ जेई पानी के अंदर है और एक सीन को याद कर रही है, जहाँ उसके घर वाले मर रहे हैं और वो चिल्ला रही है। साथ में यहाँ पर जेई पानी में कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि मैं आसानी से तुम्हें खो दूंगी तो मैं एक बेहतर बेटी बनती। लेकिन जेई अभी पानी के अंदर है। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे कह रहा था कि जेई तुम्हें जीना होगा, तुम बाहर निकलो। और अब जेई पानी से बाहर आ जाती है। अब हमें ली हेवन को दिखाया जाता है, जो कि अपने महल के अंदर होता है और वहाँ पर स्नान घर के अंदर नहा रहा होता है। साथ में वह अपने दाहिने शोल्डर पर जो तीर की वजह से निशान हो गया था उसे छूकर देख रहा है। अब हमें 3 साल पहले दिखाया जाता है, जहाँ पर ली हेवन अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेटर उड़कर आ रहा है और वह वहाँ पर गिर जाता है। अब ली हेवन को जागाती है और वो उस लेटर को देख रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हो सकता है कि आपने अपने भाई को मारकर सिंहासन
हासिल कर लिया होगा, लेकिन आप कभी राजा नहीं बन सकते। और यहाँ पर लीवन थोड़ा चौंक जाता है। वहीं हम बाहर देखते हैं कि कुछ दास और दासियाँ खड़े हुए होते हैं और लीवन उनसे कह रहा था कि यहाँ पर कौन आया था मुझे बताओ, लेकिन वे उससे कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया था, आप यहाँ पर अकेले थे। अब यहाँ पर लीवन उस लेटर को पूरा पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एक भूत हूँ और यह पत्थर ली हवन के लिए है, इसलिए आपको हर शब्द को ध्यान में रखना चाहिए। आपने अपने भाई को मारकर सिंहासन को हासिल किया है, लेकिन आप कभी राजा नहीं बन सकते। यहाँ पर हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का मर रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और यह उई हयान होता है। अब यहाँ पर ली हवन लेटर को आगे पढ़ता है और आगे लिखा हुआ था कि आपके पास हथियार होंगे लेकिन आप उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपके पास प्यार होंगे लेकिन आप चल नहीं पाएंगे। और ये वही लाइन होती है जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी। अब आगे लिखा हुआ था तुम बूढ़े हो जाओगे और अकेले मरोगे, पत्नी और बच्चों के बिना। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारी पीठ में छुरा घोपेगा, यानी कि वह यहाँ पर हांसियों की बात कर रहा था। और तुम्हारी मूर्खता के कारण बहुत से लोग मारे जाएंगे, लोग तुम्हें गद्दी से हटाने की कोशिश करेंगे, तुम पागल हो जाओगे और देश भर में भटकोगे। और ये एक शराब है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, तुम इसे तभी मुक्त हो सकते हो जब तुम्हारी मृत्यु होगी। और इस लेटर के अंदर ये सब लिखा हुआ था। अब हमें लीवान के हाफ ब्रदर को दिखाया जाता है जिसका नाम मेयोंग आ होता है। साथ में वहाँ पर मेयोंग आ की माँ भी बैठी हुई थी जिसका नाम मे भी कई भी होता है। और यहाँ पर कई भी लीवान की स्टेप मॉम होती है। साथ में यहाँ पर कई भी के अंकल भी होते हैं जिनका नाम जो वन बो होता है। और यहाँ पर कई भी वन बो से पूछ रही थी कि मैंने सुना कि लीवान ग्रेट हंटिंग सेरेमनी में जाने वाला है, मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए। यहाँ पर वन बो एक दासी को बुलाता है और उस दासी से कह रहा था कि तुम मेयोंगा को उसके कमरे में ले जाओ। बाद में वह दासी मेयोंगा को उसके कमरे में ले जाती है। अब यहाँ पर वन बो केबी से बातें कर रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे पता है तुम इस बारे में चिंतित हो कि अगर लीवान शिकार नहीं कर पाया तो क्या होगा। वन बो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वैसा नहीं कर पाएगा। वह कह रहा है कि अगर लीवान धनुष उठा लेता है तो वह तीर नहीं चला पाएगा। साथ में वो बताता है कि राज्य के बाहर बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं कि उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है, वह विकलांग है और हम ऐसा ही चाहते हैं कि वे अफवाहें सच हो जाएं। साथ में वो कहता है कि ये सभी बातें तुम्हारे और मेयोंगा के लिए अच्छी है, यानी कि वन बो यहाँ पर मेयोंगा को राजा बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हमें ली हवान को दिखाया जाता है जो हांसियों से बातें कर रहा था। हांसियों उसे कह रहा है कि आपने जो सैनिक गैंगसो ने भेजा था शादी के तोपों के साथ, वह अब मर चुका है, किसी ने उसे मार दिया है। और जब हमारे सैनिक जंगल में जय को ढूंढ रहे थे तब उन्हें वहाँ पर उसकी बॉडी मिली थी। अब हमें जय को भी दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर है और वहाँ पर उसने अग्नि जलाई हुई है और वह अपने घाव पर महरम लगा रही है। अब हमें ली हवान को फिर से दिखाया जाता है और वहीं पर एक और लड़का होता है जिसका नाम टाइंकंग होता है और यह ली हवान के साथ ही रहता है, यह उसका बॉडीगार्ड है। अब यहाँ पर टाइंकंग ली हवान से कहता है कि आपको क्या लगता है कि क्या जेई ने उस सैनिक को मारा है। यहाँ पर ली हवान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जेई ने यह काम किया है क्योंकि जेई के पास कोई कारण नहीं है उसे मारने का। अब हमें गारम को फिर से दिखाया जाता है जो भी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ वह पहले भी थी और वहाँ पर जेई के पोस्टर देख रही थी। अब वह यहाँ पर एक विजुअल को याद कर रही है जहाँ वह जेई को कहीं जाने के लिए कह रही है। जेई यहाँ पर रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, किसी ने उन्हें जहर दे दिया था। और यहाँ पर गारम उसे कह रही है कि तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ क्योंकि यहाँ पर सैनिक आने वाले हैं और सभी सोच रहे हैं कि तुमने अपने पेरेंट्स को मारा है, तुमने जहर दिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ठीक है। और यहाँ पर जेई न जाने की जिद करती है लेकिन गारम उसे किसी तरह वहाँ से भेज देती है। अब हमें गुफा के अंदर जेई को फिर से दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही थी। तभी वह यहाँ पर एक विजुअल को याद कर रही है जहाँ वो अपने पिता के साथ थी और उसका पिता यहाँ पर जेई को एक लेटर दे रहा है और कहता है कि शादी के तोहफे के साथ यह लेटर रहा है और यह लेटर लीवा ने भेजा है। यहाँ पर जेई कहती है कि यह गुप्त लेटर है और ये आपके लिए है, लेकिन यहाँ पर उसका पिता मीनो कहता है कि नहीं, यह लेटर तुम्हारे लिए है। अब यहाँ पर जेई एक और सीन को याद करती है जहाँ जेई का पिता मर रहा था और वह जेई से कहता है कि माँ महिम की रक्षा करना, यानी कि वह ली वन की रक्षा करने के लिए अपनी बेटी को बोल रहा था। अब हमें जेई को फिर से दिखाया जाता है जो कि गुफा से बाहर आ रही होती है और वह खुद से बोल रही होती है कि मुझे ली खान से मिलना होगा और उसे बताना होगा कि मेरे परिवार को क्यों मारा गया। अब हमें ली हवान को दिखाया जाता है जो कि द ग्रेट हंटिंग सेरेमनी के लिए अभ्यास कर रहा होता है। अब हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पर गारम उसी जगह पर फिर से आ जाती है और वहाँ पर जेई के पोस्टर देख रही थी। तभी उसे दिखता है कि वहाँ पर जेई आ गई है, उसे जेई दिख जाती है। लेकिन तभी जेई के पास एक लड़का आता है और वहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए थे, उन्हें फाड़ने लगता है और कहता है कि इनके पास और कोई काम नहीं है, और चीज़ें भी होती है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। अब वह कह रहा है कि मुझे पता है कि जेई ने कुछ नहीं किया है, वह निर्दोष है और मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, वैसा कभी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर एक सिपाही उसको पोस्टर पाड़ते हुए देख लेता है और वो भाग जाता है। साथ में जेई से कह रहा था कि मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। अब वह सिपाही जेई के पास आता है। जेई अपना सिर नीचे की हुई थी ताकि सिपाही उसे पहचान न पाए। अब यहाँ पर सिपाही जेई से कह रहा था कि क्या तुमने ये पोस्टर फाड़े हैं, लेकिन वो मना करती है। वह कहती कि नहीं, यहाँ पर एक लड़का था उसने ये फाड़े हैं और वह वहाँ पर भाग गया है।
सिपाही कह रहा है कि वैसे भी उसका कुछ नहीं हो सकता, वह तो पीएम का सबसे छोटा बेटा है। और वह लड़का जो कि पीएम का सबसे छोटा बेटा है और जिसने ये पोस्टर फाड़े हैं, उसका नाम किम मेयुंग जिन होता है। अब वह सिपाही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर गारम जय के पास आती है और वह जय से मिलती है और वह जय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब गारम जय को अपनी जगह पर ले आती है। वहाँ पर एक और आदमी होता है और यहाँ पर जय गारम को कह रही थी कि मैं अब महल के अंदर जाने वाली हूँ। यहाँ पर गारम कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन जय उसे जाने के लिए मना करती है। गारम जिद कर रही थी। जय अपना खंजर निकालती है और वह गारम के आगे लगा देती है। अब गारम आगे कदम बढ़ाती है और वह जानबूझकर उस खंजर के आगे आ जाती है और जिससे उसकी गर्दन पर थोड़ा निशान हो जाता है और खून बाहर आने लगता है। वह कहती है कि यह खंजर मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन यहाँ पर जय कहती है कि मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। वह साथ में कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और यहाँ पर गारम बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जय उसकी एक न सुनती और वह वहाँ से चली जाती है। जय जब उस घर से बाहर आती है तो देखती है कि महल के अंदर एक सिपाहियों की टुकड़ी अंदर जा रही थी। वो उनके साथ मिल जाती है और अंदर चली जाती है। अंदर उन्हें बताया जाता है कि द ग्रेट हंटिंग सेरेमनी होने वाला है और ली वान वहीं पर जाने वाले हैं, चलो वहाँ पर चलो सभी। अब हम देखते हैं कि ये सभी सिपाही ली वान के साथ जा रहे थे, साथ में और सिपाही भी होते हैं। ली वान यहाँ पर घोड़े पर बैठा हुआ था। ये सभी यहाँ पर ग्रेट हंटिंग सेरेमनी के लिए जा रहे थे। जय भी इनके साथ होती है और कह रही थी कि मेरे पास यही मौका है ली वान से मिलने का, अगर यह हाथ से निकल गया तो मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी। अब हम देखते हैं कि ये सभी विश्राम करने के लिए एक जगह पर ठहर जाते हैं, जहाँ ली वान कुछ देर के बाद अपने तंबू से बाहर आता है और अपने धनुष को उठा लेता है और सभी से कहता है कि चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी सिपाही जंगल में हिरणों के पीछे भाग रहे हैं। साथ में हम ली वान को देखते हैं जो कि पक्के रास्ते से जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त है हान स्यूंग और उसका सिक्योरिटी गार्ड ताइकंग भी होता है। और यहाँ पर ली वान अपने तीरों की मदद से हिरण को मार देता है। ऐसा वह 2 या 3 बार करता है। बाद में हम देखते हैं कि ये भी जंगल के अंदर चले जाते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर में जय को भी दिखाया जाता है जो कि जंगल में सिपाहियों के साथ थी, लेकिन बाद में वह उनसे अलग हो जाती है। वह जंगल में अब दूसरी जगह पर आ जाती है। उसे पता चलता है कि ली वान यहाँ पर आ चुका है क्योंकि उसे वहाँ पर घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। बाद में हम देखते हैं कि ली वान और हान स्यूंग और साथ में ताइकंग तीनों अलग अलग हो जाते हैं और ये सब यहाँ पर जय देख रही थी। अब जय यहाँ पर ली वान के पीछे चली जाती है। ली वान दौड़ रहा है, जय भी उसके पीछे दौड़ रही है। अब ली वान को वहाँ पर एक हिरन दिख जाता है, वो उसे मारने वाला था लेकिन हिरन भाग जाता है। जय वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन तभी यहाँ पर ली वान को कुछ होने लगता है। उसे अपने सामने कुछ अक्षर दिखाई देते हैं जिन पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास हथियार होंगे लेकिन तुम उनका यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैर होंगे लेकिन तुम चल नहीं पाओगे। और ये सब वही बातें होती हैं जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी। अब यहाँ पर ली वान अपने हाथ को देख रहा था, उसे लगता है कि शायद ये सुन हो गया है। तभी उसे पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है और वह झट से अपने धनुष को पीछे सिक्योर करता है और देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त हान स्यूंग है जो कि उस पर निशाना साधे हुए है और वह ठीक उसके सामने था। और यहाँ पर जय इन दोनों को देख रही थी। अब यहाँ पर ली वान उस लेटर में उस बात को याद करता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा। और गाइज इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइज ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करूंगा आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमारी मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।